आप हैं रेनबो हेल्पलाइन पर मेरे यानी मस्त मस्त आरजे माला के साथ। और आपको ये बता दूं कि हमारे साथ आज प्रोग्राम में है सोशल वर्कर मिस परमजीत कौर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे हमारी जो बात जो खत्म हुई थी लास्ट, तो आपने बताया कि किस तरह से आप लोगों से मिली, उन लोगों से मिली जो अपने अपने घर गांवों में छोड़कर शहरों में काम की तलाश में आए, उनसे बातचीत की, उनकी परेशानियों को समझा। लेकिन परेशानियों को समझने के बाद सोल्यूशन देना पड़ता है। ये सोल्यूशन आपने कैसे निकाला कि अगर उनके पास घर नहीं है तो वो काम करने के बाद कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे? जी, जब हमारे पास कुछ आंकड़े आ गए सामने और तथ्य सामने आ गए तो हम दिल्ली सरकार के पास पहुंचे। हमने कुछ रास्ता कोर्ट का भी अपनाया, थोड़ा बहुत वो भी अपनाया प्रेशर के तौर पे। तो हम सरकार को हमने आंकड़े दिए, क्योंकि सरकार के सामने यही था ही नहीं। पहले रैन बसेरे थे 19 थे उस समय तो दिल्ली में, तो वो टूट भी रहे थे कहीं कहीं। क्यों? उस समय जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी हालत कुछ ऐसे ही थी, इतनी पॉपुलर भी नहीं था ये लोगों के बीच में, तो लोग बहुत कम आते थे। तो उस समय फिर हमने जब देखा कि उस समय हमने तो करीब 56,000 लोगों को काउंट किया था, हेड काउंट किया था, इतने लोग थे। ओके, और ये नंबर दिल्ली में था? दिल्ली में, दिल्ली शहर में, और 15 दिन में कवर किया था। उसमें छूट भी गया होगा बहुत ज्यादा, तो हमारा अनुमान था कि डबल इतना ही हमसे छूट गया होगा, तो इतने लोग होंगे 1 लाख के करीब। तो जब हमने ये आंकड़े दिखाए तो दिखाना मतलब नेगोशिएट किया हमने फिर बिल्डिंग्स देखी। वो दिल्ली में ये है कि शहर में जगह नहीं है, कहाँ से इतनी लैंड लेके आए, लैंड ओनिंग एजेंसीज भी डिफरेंट है। तो हमने बिल्डिंग्स देखी, काफी आइडेंटिफाई की, फिर सर्वे किया कि इनको कहाँ अकोमोडेट किया जा सकता है। तो हमने वो आइडेंटिफाई करके सरकार के सामने वो लिस्ट दी कि ये बिल्डिंग मतलब अनयूज्ड पड़ी है, इनका यूज नहीं हो सकता, कोई कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम इनके लिए इस्तेमाल किया जाए, रैन बसेरों के लिए, आश्रय गृह के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से हम साथ ही साथ सोल्यूशन, अगर समस्या बताते रहे हैं, तो हम साथ ही साथ समाधान भी बताते रहे हैं जी, सिर्फ एक समस्या बता के नहीं छोड़ा। तो उस समाधान को सरकार ने भी अच्छा रिसीव किया, और उस तरह से हमने वो बिल्डिंग जो अनयूज्ड पड़ी थी, कम्युनिटी सेंटर पड़े थे खाली, सालों साल पड़े रहते थे, उनको खोला। स्कूल्स कॉलेजेस की जो रात में बिल्डिंग थी उनको अप्रोच किया, तो उनको रात में इस्तेमाल किया रैन बसेरों के लिए। इस तरह से हम आगे सोल्यूशन देते गए। फिर इसी तरह से महिलाओं का मुद्दा आया। महिलाएं है ही नहीं सड़क पे, सरकार का ये कहना है ही नहीं, जहाँ वो कहाँ मिलती हैं, नहीं है। तो क्योंकि महिलाएं छिपके रहती हैं, वो ग्रुप में नहीं मिलती, समूह में नहीं मिलती। जेंट्स जो थी वो समूह में मिलते हैं, कहीं पे भी इकट्ठे। तो उनके लिए हमने एक कुछ और संस्थाओं के साथ, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा रैन बसेरा खोला कनॉट प्लेस में ही, बंगला साहिब के पास। तो उसके पास जब देखा उसमें संख्या आई 25-50 महिलाएं आई, तो उसके आधार पे हमने उनको फैक्ट दिखाया। हम हमेशा एविडेंस बेस्ड चलाते रहे काम। तो हमने पहले तथ्य इकट्ठे किए, दिखाए, फिर उसके बाद में से महिला शेल्टर्स का, महिला आश्रय गृह का सिलसिला शुरू हुआ। तो जो महिला आश्रय गृह होते हैं वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं? सिर्फ महिलाएं और बच्चे? महिलाएं और छोटे बच्चे। कितनी उम्र तक के? 10 साल तक बच्चे रहते हैं उसके साथ। अच्छा, और अगर मान लीजिए महिला के साथ बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों को फिर बड़े बच्चों के साथ देना पड़ता है, जहाँ फिर वो परिवार वाले शेल्टर्स में जाएगी। और परिवार वाले शेल्टर्स भी हैं? जी हाँ, फैमिली शेल्टर्स भी हैं। आज की स्थिति में तो ये है कि फैमिली शेल्टर्स हैं, सिर्फ महिलाओं के शेल्टर्स हैं। अकेली महिला है अगर कोई, तो फिर इसके साथ जो ड्रग्स में है उनके लिए भी कुछ शेल्टर्स हैं। फिर कुछ विकलांग है, जो दिव्यांग है, उनके लिए भी कुछ शेल्टर्स हैं जिनको कोई समस्या है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के करीब 200 शेल्टर्स हैं। तो अगर इन शेल्टर्स में किसी को आना हो तो क्या प्रोसेस है उसके लिए? उसके लिए सीधा है कि आप जाए, दरवाजा खुला है 24 घंटे। ओके, दिल्ली सरकार इसको मॉनिटर करती है, बिल्डिंग सारी, उसका व्यवस्था भी ये सारा देखती है, बाकी व्यवस्था भी देखती है, बाकी एजेंसीज चलाती है, मैनेजमेंट उनके पास है। ओके। और कभी भी 24 घंटे में, रात में, दिन में, कभी भी कोई व्यक्ति जिसको छत की जरूरत है और नागरिक है तो वो जा सकता है। लेकिन मैम, अगर हम बात सिर्फ दिल्ली की ना करें, अगर हम बात करें पूरे भारत की, क्योंकि हमारा स्टेशन भी सुना जाता है सब जगह, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है? राज्य सरकारें चला रही हैं?
ये जो जब हमने ये काफी सालों के बाद 10-12 साल के बाद ये मुद्दा हमने उठाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है सारी राज्य सरकारों जी। तो अब राज्यों में भी सभी राज्यों में रैन बसेरे शहरों में है। अच्छा। क्योंकि ये शहरी समस्या है। गांव में तो समाज संभाल लेता है जी, एक कम्युनिटी सपोर्ट होती है, शहर में आके नहीं है। सही बात। तो शहरों में सब जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं और वो भी इसी तर्ज पे चलते हैं, फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता और रहने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है और बाकी जो इमीडिएट मेडिकल नीड जो फर्स्ट एड वगैरह वो व्यवस्था है। ओके। और खाने पीने से रिलेटेड? खाना पीना की मैं दिल्ली की बात करूंगी कि यहाँ तो खाना पीना सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2 टाइम का खाना आता है, उन्होंने किसी एजेंसी को दे रखा है तो वहाँ से आता है। और बाकी शहरों में? बाकी शहरों का मैं नहीं कह सकती कि वहाँ खाने का व्यवस्था होगी। ओके। वहाँ सिर्फ रहने और बाकी व्यवस्था है। तो ये मैम सपोर्ट किस तरह से देते हैं ये रैन बसेरे? अगर कोई ये सोचे कि मुझे हमेशा के लिए छत तो मिल ही गई है, तो मुझे जरूरत ही क्या है अपने लिए कोई परमानेंट घर बनाने की, या अपने लिए कोई प्रॉपर आशियाना ढूंढने की, या किराए पर घर लेकर रहने की? कहीं इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आता है रैन बसेरों की वजह से? देखिए, ये कोई रैन बसेरे कोई परमानेंसी वाला फीलिंग नहीं देता है जी कि लाइफ में मैं तो सेटल हो गया ऐसा फीलिंग नहीं मिलती है वहाँ पे, क्योंकि एक हॉल है, बड़ा हॉल, कमरे हैं ज्यादातर, उसमें डॉर्मेट्री की तरह है, उसमें बिस्तर लगे हुए हैं, तो कॉमन बाथरूम है और जो सबको शेयर करना होता है जी। तो बाकी व्यवस्था मिनिमम ही है।